Hey guys, good morning. How are you all? Today we'll start chapter number 2, components of food, part 2nd. This is second lecture of this chapter. In this chapter we'll discuss about function of food, like you know the components of food like carbohydrates, fat, vitamins, proteins and minerals, how it works in our body and what is the source of that components. Okay, then let's start. दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल और अपने YouTube चैनल सदगुरु ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं फंक्शन ऑफ फूड, यानी कौन कौन से कंपोनेंट्स है जो हमारी बॉडी में अवेलेबल होते हैं और हमारी बॉडी में यूज होते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी थी, लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि जितने भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं उनको हमने कैटेगराइज किया है 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट आपका आता है एनर्जी गिविंग फूड, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट आते हैं। सेकेंड पार्ट को हमने कहा है बॉडी बिल्डिंग फूड, जिसमें प्रोटीन्स आते हैं। और थर्ड एंड लास्ट है आपका प्रोटेक्टिव फूड, जिसमें आपके मिनरल्स और विटामिन्स आते हैं। तो ये डिस्कस करते हैं सबसे पहले एनर्जी गिविंग फूड, यानी वो कौन कौन से फूड है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपली बात करते हैं एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड में, एनर्जी गिविंग फूड में। तो दीज फूड आइटम्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। किस लिए? टू वर्क, काम करने के लिए। अब इसके सोर्स कौन कौन से हैं? तो नॉर्मल तौर पे आपके पास सोर्स होता है आपका शुगर होता है। शुगर के अलावा जितने अनाज होते हैं, सीरियल्स होते हैं, जिगरी होता है, ऑयल फैट होते हैं, या फिर जितने भी स्टार्ची वेजिटेबल्स होते हैं, यानी ऐसे वेजिटेबल जिसमें स्टार्च अवेलेबल होता है, लाइक यू कैन से पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, यानी आलू और शकरकंद, इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में स्टार्च अवेलेबल होता है। इसलिए अपन कह सकते हैं ये सभी फूड आइटम्स क्या हैं? एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट है हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब ऐसे कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, हमारे बॉडी में जो टिश्यूज हैं उनको जनरेट करने के लिए, जो डेड टिश्यूज हैं उनको रिपेयर करने के लिए, या जो डेड टिश्यूज हैं उनको रिप्लेस करने के लिए जिन कंपोनेंट्स का यूज होता है उन्हें हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। अब बॉडी बिल्डिंग फूड में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो नॉर्मल तौर पे इसमें जो मेन सोर्स होते हैं वो आपका मिल्क यानी दूध होता है, और जितनी भी पल्सेस होती हैं, दालें होती हैं, वो इसके मेन सोर्स हैं। साथ ही साथ मीट, एग एंड फिश, ये भी आपके बॉडी बिल्डिंग फूड के मेन सोर्स कहे जाते हैं, या फिर यू कैन से सिंपली प्रोटीन के मेन सोर्स कहे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोटेक्टिव फूड की, तो प्रोटेक्टिव फूड में मैंने बताया था कि जितने भी मिनरल्स और विटामिन्स आते हैं वो आते हैं, और इनका काम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे? अगेंस्ट डिसीजेस, जितनी भी बीमारियां होती हैं उन बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। अब प्रोटेक्टिव फूड के लिए मैंने बताया था कौन कौन से होते हैं, तो उसमें जितने भी विटामिन या जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सभी प्रोटेक्टिव फूड के अंतर्गत आते हैं। और इनके अगर मेन सोर्स की बात करें तो वो आपके मिल्क, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, यानी जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं या जितने भी फ्रूट्स हैं या मिल्क जो है, इसके बहुत अच्छे सोर्स होते हैं प्रोटेक्टिव फूड के। तो ये 3 पार्ट हो गए आपके कंपोनेंट्स ऑफ फूड के। चलिए अब देखते हैं कि किसी भी चीज में कौन सी मात्रा कितनी चीज में कितनी मात्रा में अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर 2 नोट्स पड़े हुए हैं, पहले इनको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला नोट्स है कि ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन एवरी फूड, यानी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमने बात की, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड, तो ये सारी चीजें एक ही फूड में अवेलेबल नहीं होती हैं। और यही रीजन है कि जब भी हम डाइट लेते हैं, जब भी हम भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं, तो उसमें दाल भी होना चाहिए, चावल भी होना चाहिए, सब्जी भी होना चाहिए, रोटी भी होना चाहिए। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें टेस्ट चाहिए विभिन्न प्रकार का, बल्कि इसलिए है ताकि हमारी शरीर को ये सारी चीजें, जितने भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपका यहां कहता है वी कैन टेस्ट, हम इनको टेस्ट कर सकते हैं कि किस फूड में कौन सी चीज अवेलेबल है। तो वी कैन टेस्ट यूजिंग सिंपल मेथड फॉर द प्रेजेंस ऑफ 1 or more ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स इज कुक्ड फूड एज ऑल्सो इन रॉ इंग्रेडिएंट्स। अब अगर हमें चेक करना है किसमें फैट अवेलेबल है, किसमें कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल है, किसमें प्रोटीन अवेलेबल है, किसमें विटामिन अवेलेबल है, तो उसको कुछ मेथड्स हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं जस्ट कि कैसे हमें चेक करना है। इसको हम पके हुए खाने के साथ भी चेक कर सकते हैं, या फिर अगर रॉ मटेरियल है, कच्चा खाना है, कच्चे का कहते ग्रेन्स है, तो उसमें भी हम चेक कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं किस तरह से हम
कार्बोहाइड्रेट्स को जो है टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो प्रेजेंस ऑफ टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट नॉर्मल तौर पे मैंने बताया था कि क्या काम करते हैं, एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स को अगर मेनली हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो चीजें हमारे पास आती हैं, एक है आपके पास स्टार्च और दूसरा है आपका शुगर। शुगर और स्टार्च ये दोनों मेन सोर्स होते हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट्स के। तो आइए देखते हैं स्टार्च या शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट को कैसे टेस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को कैसे चेक करेंगे, टेस्ट ऑफ स्टार्च। अब स्टार्च को चेक करना है तो कुछ स्टेप्स हैं, हम फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई भी चीज चेक करना है तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स टू बी टेस्टेड। यानी जिस भी फूड आइटम को हमें टेस्ट करना है उसको थोड़ी सी मात्रा में लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सेकेंड स्टेप में हम इसमें 2-3 ड्रॉप क्या डालेंगे, आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन जो आपका केमिस्ट्री लैब है वहां पर अवेलेबल होता है, उसको लेकर 2-3 ड्रॉप हम डालेंगे किसमें, जिस फूड सोल्यूशन में हमें टेस्ट करना हो, चाहे हम मिल्क में टेस्ट कर रहे हो, चाहे फिर हम किसी भी खाने में टेस्ट कर रहे हो, दाल में टेस्ट करना हो, चावल में टेस्ट करना हो। सबसे पहले फूड आइटम लेना है, उसमें 2 से 3 ड्रॉप आपको क्या डालना है, आयोडीन सोल्यूशन। इसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन में क्या देखेंगे, द कलर ऑफ फूड आइटम, यानी जो फूड आइटम का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। और वो किस कलर में चेंज हो जाएगा, तो वो चेंज हो जाएगा आपका ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन टेस्टेड फूड आइटम। यानी जो भी फूड आइटम आपने टेस्ट करना है उसमें अगर आपका ब्लैक या ब्लू कलर में आ जाता है, कलर चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब वहां पे स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है। यहां पर देखो साइड में हमने एक चित्र भी आपको बना के दिखा दिया है कि आपको सबसे पहले क्या लेना है, सबसे पहले आपको लेना है एक टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में आपको लेना जो भी आप खाना टेस्ट करने वाले हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करना है। फिर इसके बाद आपको सिंपली एक लेना है ड्रॉपर। ये हमने ड्रॉपर ले लिया। ड्रॉपर में क्या लिया हमने, आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन को हम इसमें ड्रॉप करते हैं और इसका कलर ब्लू या ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब वहां पर स्टार्च अवेलेबल है। तो ये हो गया आपका टेस्टिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट या टेस्टिंग ऑफ स्टार्च, यू कैन से। ओके, आइए अब देखते हैं हम टेस्ट ऑफ प्रोटीन। अब हमें प्रोटीन को टेस्ट करना है कि किसी भी चीज में प्रोटीन अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, तो उसको टेस्ट कर लेते हैं। तो सिंपली इसमें भी कुछ स्टेप है, स्टेप मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट आप करता है, पुट द फूड आइटम इनटू ए टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब में आपको फूड आइटम डालना है जिसको आपको क्या करना है, टेस्ट करना है। इसके बाद सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, ऐड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। इसके बाद 10 ड्रॉप आपको क्या डालना है, वाटर ऐड करना है किसमें, फूड आइटम में जिसकी आपको टेस्टिंग करनी है और उसको शेक करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हुआ, टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें खाना डालना है जिसको आप टेस्ट करना है। फिर उसके बाद 10 ड्रॉप आपको क्या डालना है, वाटर डालना है और उसको शेक करना है, मतलब हिलाना है। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, यूजिंग ए ड्रॉपर एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन द टेस्ट ट्यूब। इसके बाद क्या करना है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब में जो एक ड्रॉपर है, ड्रॉपर में आपको क्या लेना है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में केमिस्ट्री लैब में मिल जाएगा। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स आपको क्या करना है, उसमें ऐड करना है, डालना है। फिर सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में आप करेंगे ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेना है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में आपको खाना लेना है जो टेस्ट करना है। उसके बाद उसमें 10 ड्रॉप वाटर डालना है। इसके बाद उसको मिक्स करना है, शेक करना है। उसके बाद हम उसमें डालेंगे कुछ ड्रॉप कॉपर सल्फेट की, देन 10 ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम को जब हम पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, उसी को हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। तो कॉस्टिक सोडा की 10 ड्रॉप डाल देना है। जब 10 ड्रॉप डाल देंगे तो इसके बाद क्या होगा, फिर आपको ऑब्जर्व करना है। जैसे ही ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे वहां पर कुछ कलर आपको चेंज मिलेगा, और जैसे ही कलर चेंज मिलेगा तो आप समझ जाना कि उसमें क्या प्रेजेंट है। यदि आपका कलर वायलेट कलर में चेंज हो रहा है तो वायलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन टेस्टेड फूड। यदि आपका वायलेट कलर में चेंज हो जाता है, बैगनी कलर में आपका जो सब्सटेंस है वो चेंज होता है, इसका मतलब वहां पर प्रोटीन अवेलेबल है। ठीक है, क्लियर हो गया। मैंने सारे स्टेप आपको बता दिए। सबसे पहले आपको टेस्ट ट्यूब लेना है, उस पर खाना लेना है। खाने में क्या करना है, आपको थोड़ा सा पानी डालना है, पानी डालने के बाद उसको शेक करना है, हिलाना है। थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डालना है, 10 ड्रॉप आपको क्या डालना है, कॉस्टिक सोडा डालना है, शेक करना है। अगर वायलेट कलर चेंज होता है तो इसका मतलब वहां पर प्रोटीन अवेलेबल है। क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आगे।
अब हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ फैट, यानी फैट मतलब क्या होता है आपका वसा। वसा का टेस्ट करना है आपको, फैट टेस्ट करना है कि किसी चीज में टेस्ट में फैट अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। तो देख लेते हैं कैसे टेस्ट करेंगे। तो इसमें कुछ स्टेप है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला स्टेप है टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम टू बी टेस्टेड, यानी जो भी फूड आइटम को आपको टेस्ट करना है उसकी थोड़ी सी मात्रा आपको लेना है। लेने के बाद क्या करना है, उसको रैप करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, रैप द फूड आइटम, then wrap the food item in a piece of paper and crush it। फिर क्या करना है, एक पेपर लेना है, पेपर में आपको उस फूड आइटम को लेना है और फिर उसको क्रश कर देना है, ठीक है। रैप करना है, रैप करने के बाद उसको पूरी तरह से क्रश कर देना है। क्रश करने के बाद उसको स्ट्रेट कर देना है, सीधा कर देना है और थोड़ा सा सनलाइट में रखकर उसको सुखा देना है। सुखाने के बाद अगर ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा कि एन ऑयली पॉच ऑफ द पेपर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन द टेस्टेड फूड आइटम। यदि वहां पर कोई ऑयली पॉच आपका दिखाई दे, कुछ तेल नुमा संरचना दिखाई दे, तेली आकार की कोई चीज दिखाई दे, तो इसका मतलब वहां पर वसा अवेलेबल है। यानी सिंपल सा माध्यम है कि मान लो कोई भी फूड है, जैसे मान लो आप पूड़ी ले लिया, ठीक है, पूड़ी ले लिया, कोई भी चीज ले लो जिसमें ऑयल अवेलेबल है, उसको लेने के बाद एक कागज ले लो, कागज में उसको रैप कर लो, रैप करने के बाद उसको क्रश कर दो, क्रश करने के बाद सीधा कर दो, सीधा थोड़ा सा सुखा लो। सुखाने के बाद आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पर ऑयली पॉच दिखाई देगा। इसका मतलब यह है कि वहां पर फैट अवेलेबल है। तो ये हो गया फैट का टेस्टिंग है। इसके अलावा भी एक टेस्टिंग है, मैं आपको बता देता हूं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या लेना है, जैसे मान लो कोई भी ऑयल है तो निश्चित तौर पर सभी ऑयल, जितने भी प्रकार के ऑयल होते हैं, जितने प्रकार के तेल होते हैं, उन सभी तेल में क्या अवेलेबल होता है, उसमें फैट अवेलेबल होता है, ठीक है। तो फैट ले लिया, फैट को हमें अगर वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो आपको पता है कि जो फैट होता है वो वाटर के साथ इनसॉल्युबल होता है, यानी पानी के साथ कभी भी मिक्स नहीं होता है। तो मिक्स किसके साथ होता है, ये मिक्स होता है अल्कोहल के साथ। तो हम इसको किसके साथ ले लेंगे, इसको हम ले लेंगे अल्कोहल के साथ। जैसे अल्कोहल के साथ ले लेंगे तो ऑयल अल्कोहल के साथ मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करना, और जैसे ही वाटर ऐड करेंगे तो आपको व्हाइट कलर का इमल्सन दिखाई देगा, व्हाइट कलर का इमल्सन, और वो अगर दिखाई देता है तो इसका मतलब वहां पर फैट अवेलेबल है। ये एक दूसरा सिस्टम है, जब केमिस्ट्री लैब में आएंगे तो हम करके दिखाएंगे, तो इसमें आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। अब आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, जिस टॉपिक को लेकर हम इस चैप्टर में घुसे थे, तो वो चैप्टर है आपका फंक्शन ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स, फंक्शन ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, यानी जितने भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट। चलिए देखते हैं फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन को देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन होता है। तो दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मेन सोर्स किसके होते हैं, एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड होते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा स्टार्च और शुगर इसके जो होते हैं वो मेन सोर्स होते हैं, जो लगभग 60 से 80% तक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर मेन सोर्स की जाए, बात की जाए कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कौन कौन से, वो स्टार्च और शुगर हैं, जो कि 60 to 80% जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी के। एंड कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो हेल्प द यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी फैट, और हमारी बॉडी में जो फैट अवेलेबल होता है उसके यूटिलाइजेशन का काम भी किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट्स के दो काम आपको समझ में आ गए, एक तो एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड है तो एनर्जी प्रदान करता है, दूसरा क्या करता है कि जो हमारे बॉडी में फैट होता है उसके यूटिलाइजेशन का काम भी करता है, कौन, कार्बोहाइड्रेट। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ फैट, यानी जो फैट होता है उस फैट का फंक्शन हमारी बॉडी में क्या होता है, ठीक है। तो सिंपली अगर हम बात करें, दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइडिंग होते हैं। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट होता है वैसे भी फैट भी क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइडिंग होता है। तो ये भी क्या करता है, एनर्जी प्रदान करता है। दूसरा क्या करता है कि द फैट डिपॉजिट इन आवर बॉडी सर्व एज insulation and provide protective cushions for the fat, are also solvent for the fat soluble vitamins that are always naturally intro in the diet of fatty portion of the food। यानी ये किसका काम करता है, एक तो इंसुलेशन का काम करता है, दूसरा आप कह सकते हैं कि लुब्रिकेंट का काम करता है हमारी बॉडी में, या फिर कह सकते हैं जितने भी विटामिन डाइट में हम लेते हैं उनको प्रोटेक्ट काम करता है, वो आपका फैट करता है। तो ये हो गया फैट का वर्क हमारी बॉडी में। इसके बाद हम आते हैं फंक्शन ऑफ विटामिन के, यानी जो विटामिन होता है उसका हमारी बॉडी में क्या फंक्शन होता है। तो विटामिन के कई सारे फंक्शंस होते हैं, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें विटामिन के फंक्शन की बात करें तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड,
यानी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स दैट इज नेसेसरी टू मेंटेन नॉर्मल हेल्थ, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। यानी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, किसके अलावा? कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा, प्रोटीन्स के अलावा, फैट के अलावा, वो क्या है? वो जरूरी होते हैं किस लिए? मेंटेन द नॉर्मल हेल्थ, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। यानी हमारी बॉडी में जो मेंटेनेंस है, नॉर्मल हेल्थ होनी चाहिए, नॉर्मल ग्रोथ होनी चाहिए, नॉर्मल न्यूट्रिशन होने चाहिए, उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? विटामिन्स करता है। और विटामिन्स आपका प्रोटेक्टिव फूड की तरह काम करता है, यानी डिसीजेस से लड़ने का काम भी करता है। जबकि इसका मेन काम क्या है कि हमारी बॉडी को मेंटेन करने का, वो चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे ग्रोथ की बात हो, या फिर न्यूट्रिएंट्स की बात हो। ठीक है, ये हो गया आपका किसका? विटामिन्स का। अब हम देख लेते हैं विटामिन्स का जो मेन वर्क होता है, फंक्शन ऑफ विटामिन्स कौन कौन से हैं। तो पहला फंक्शन आपका विटामिन्स का क्या होता है कि दे एक्ट एज कैटलिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। कैटलिस्ट का अगर हम बात करें मतलब क्या होता है, तो कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक मतलब ये होता है कि जैसे मान लेते हैं अभी कभी खेल खेल रहे होते हैं, तो जब खेल खेल रहे होते हैं तो जितनी भी पब्लिक बैठी होती है वो क्या करती है? उत्साहवर्धन करती है। जैसे आप उत्साहवर्धन करती है वैसे आप और अच्छा खेलते हैं। तो वैसे जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है हमारे शरीर के अंदर, उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट का काम कौन करता है? प्रोटीन यानी विटामिन्स करते हैं। इसके अलावा विटामिन्स का क्या काम होता है? दे हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। यानी हम जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों से लड़ने का काम कौन करता है? वो करता है विटामिन्स। और विटामिन्स का एक और अच्छा काम होता है, दे आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम हेल्दी। यानी जो हमारा टीथ हैं, बोन्स हैं, आइज हैं, उनको हेल्दी बनाने में भी विटामिन्स का काम होता है, यानी विटामिन्स वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसका? विटामिन्स के फंक्शन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन, यानी विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ विटामिन्स के, तो विटामिन्स कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो ये अलग अलग टाइप के विटामिन होते हैं जिनका हमारी बॉडी में थोड़ी थोड़ी मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से विटामिन है और कौन कौन से विटामिन का क्या यूज होता है हमारी बॉडी में। तो विटामिन को हमने पहले क्लासीफाई किया है, किस ग्रुप में क्लासीफाई किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक विटामिन की चर्चा कर लेते हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, या थोड़ा सा अलग कह लेते हैं। विटामिन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स ग्रुप का विटामिन होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन बी में B1, B2, B3, B12 तक, यानी ऐसे कई सारे क्लासिफिकेशन विटामिन बी में होते हैं, इसलिए उसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्लियर है? ओके, आगे हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ विटामिन ए, यानी जो विटामिन ए होता है उसका फंक्शन क्या होता है। तो विटामिन ए का फंक्शन होता है इट कीप्स और स्किन एंड आईज हेल्दी। इसका काम होता है हमारी आईज और हमारी स्किन को हेल्थी करने के लिए, या उसको सुरक्षित करने के लिए, उसको हेल्थ को कवर करने के लिए कौन यूज होता है? विटामिन ए। और इसीलिए आपको पता होगा विटामिन ए की वजह से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। रतौंधी कहाँ होता है? वो होता है आपका आईज में। ठीक है, तो आई को और जो आपकी स्किन होती है उसको हेल्दी करने के लिए कौन यूज होता है? विटामिन ए। अब देख लेते हैं विटामिन जो सी होता है उसका क्या फंक्शन होता है। तो विटामिन सी का फंक्शन क्या होता है कि इट्स हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज, यानी बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए विटामिन से यूज होता है। इसके बाद अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ विटामिन डी की बात करेंगे, विटामिन डी का कौन सा काम होता है, क्या काम होता है। तो इट हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, यानी हमारी बॉडी में जो कैल्शियम होता है जो बॉडी और टीथ के लिए जरूरी होता है उसको यूज करता है कौन? विटामिन डी। तो ये हो गया आपका विटामिन के फंक्शन। अब चलिए देख लेते हैं फंक्शन ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन के फंक्शन की बात करेंगे। दे प्रोवाइड एमिनो एसिड। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि वो एमिनो एसिड प्रोवाइड करते हैं। किस लिए? बॉडी बिल्ड करने के लिए, यानी बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं उनको बिल्ड करने के लिए हमें एमिनो एसिड की जरूरत होती है। और अमीनो एसिड कौन प्रोवाइड करता है? प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अमीनो एसिड आल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सम अदर सब्सटेंस सच एज एंजाइम्स, यानी अमीनो एसिड और क्या करता है? और एंजाइम्स को क्या करता है? जनरेट करता है, बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स विच इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी फंक्शन, यानी हमारी बॉडी के फंक्शन को जो है के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं एंजाइम्स। और एंजाइम्स कैसे बनता है? अमीनो एसिड से। और अमीनो एसिड कौन सा प्रोवाइड करता है? प्रोटीन। तो इनडायरेक्टली प्रोटीन क्या होता है? हमारी बॉडी फंक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा प्रोटीन हैव्स सर्टेन बॉडी रेगुलेटिंग कैपेसिटी एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी, यानी हमारी बॉडी की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से उसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम भी कौन करता है? प्रोटीन करते हैं। तो ये हो गया आपका प्रोटीन का फंक्शन।
अब हम बात करते हैं मिनरल्स, यानी जितने भी मिनरल्स होते हैं उनका हमारी बॉडी में क्या फंक्शन होता है, क्या यूज होता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ मिनरल्स की। तो मिनरल्स के क्या फंक्शन होते हैं? जस्ट लाइक विटामिन, मिनरल्स हेल्प आवर बॉडी ग्रो, डेवलप एंड स्टे हेल्दी। यानी जिस तरह से आपके विटामिन काम करते हैं उसी तरह से जितने भी मिनरल्स होते हैं उनका काम भी क्या होता है कि बॉडी को ग्रो करना, बॉडी को डेवलप करना या बॉडी को हेल्दी करना। ठीक है। द बॉडी यूज मिनरल्स टू परफॉर्म मेनी डिफरेंट फंक्शन। और चूंकि आपको पता है कि मिनरल्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक नहीं बल्कि कम से कम आज की डेट में हमारे पास 100 से ज़्यादा मिनरल्स अवेलेबल हैं और हर मिनरल्स का अलग अलग यूज होता है। तो इसी तरह बॉडी के कई सारे फंक्शन में अलग अलग प्रकार के मिनरल्स यूज होते हैं। ठीक है। सम मिनरल्स आर इवन यूज टू मेक हार्मोन्स। कुछ मिनरल्स का यूज क्या होता है? हार्मोन्स को बनाने के लिए, या फिर मेंटेन ऑफ नॉर्मल हार्ट बीट, या फिर हमारी जो हार्ट बीट होती है उसको नॉर्मल करने के लिए या मेंटेन करने के लिए भी मिनरल्स का यूज किया जाता है या मिनरल्स का वर्क होता है। ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ वाटर, यानी हमारी बॉडी में वाटर का क्या फंक्शन होता है, वाटर का क्या यूज होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको लगता नहीं होगा कि वाटर हमारे लिए इतना ज्यादा जरूरी है जितना ज्यादा यहाँ बताया जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि वेरियस फंक्शन ऑफ वाटर इंक्लूड्स, यानी जो वाटर होता है उसके बहुत सारे फंक्शन हमारी बॉडी में होते हैं। चलिए मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इट एक्ट एज बिल्डिंग मटेरियल। ये बिल्डिंग मटेरियल की तरह यूज होता है। जिस तरह से कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ईंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह हमारी बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपका मटेरियल बिल्डिंग। ठीक है। तो जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनको बिल्ड करने के लिए कौन यूज होता है? वाटर यूज होता है। दूसरी चीज अगर हम बात करें, इट एक्ट्स एज सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। सॉल्वेंट का मतलब होता है कोई चीज को घोलना, यानी जितने भी आपके सब्सटेंस आप लेते हैं तो उसको अगर मिक्स करना है, घोलना है या सोल्यूशन फॉर्म में तैयार करना है तो उसमें कौन यूज होता है? तो उसमें यूज होता है कौन? आपका वाटर। इसके अलावा वाटर क्या यूज होता है? इट एक्ट्स एज द लुब्रिकेंट, और ये लुब्रिकेंट की तरह भी यूज होता है। लुब्रिकेंट मतलब ये होता है चिकनाहटपन, यानी जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी में जैसे ये मूवमेंट जो होता है ना, ये मूवमेंट, तो ये मूवमेंट किसकी वजह से? वाटर की वजह से लुब्रिकेंट की तरह काम करता है और आसानी से जो बोन्स होती हैं वो मूव करती रहती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अलावा क्या यूज होता है, तो इट एक्ट्स एज टेम्परेचर रेगुलेटर। और वाटर काम क्या होता है कि वो हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर देता है, या फिर कह सकते हैं मेंटेन करता है। न टेम्परेचर बढ़ने देता और न टेम्परेचर कम होने देता है। तो टेम्परेचर रेगुलेटर का काम भी कौन करता है? टेम्परेचर रेगुलेटर का काम करता है आपका वाटर। अच्छा, इसके अलावा वाटर का क्या यूज होता है? तो इसके अलावा वाटर का यूज होता है इट हैज टू ऑब्जर्व न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड। और इसका काम यह भी होता है कि जो फूड में न्यूट्रिशन अवेलेबल होते हैं उनको ऑब्जर्व करने का काम भी कौन करता है? वाटर करता है। और इसके अलावा लास्ट जो आपका इसका पॉइंट है, इट हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम बॉडी इन यूरिन एंड स्वेट। इसके अलावा जो बॉडी में वेस्ट चीजें होती हैं, खराब चीजें होती हैं, उनको बाहर निकालने का काम भी कौन करता है? वाटर करता है। किस फॉर्म में? या तो यूरिन के फॉर्म में या फिर पसीने के रूप में, स्वेट के रूप में निकलता है। तो ये आपका बॉडी का रोल हो गया। हमारी बॉडी में इस तरह से वाटर का यूज होता है। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर्स एंड रफेज, यानी जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, जो रफेज होते हैं, उनका हमारी बॉडी में क्या यूज होता है, क्या वर्क होता है। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात अगर हम करें तो it adds to the bulk of food and helps the body to get rid in undigested food. Roughage does not provide any nutrients to our body, but it is an essential component of फूड। तो अगर हम बात करें रफेज की या डाइटरी फाइबर्स की बात करें तो ये हमारी बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट्स प्रदान नहीं करते हैं, कोई भी न्यूट्रिशन इसमें नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल सा इसका काम। और अब देखते हैं लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखते हैं कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके मेन सोर्स कौन कौन से होते हैं। तो हम बात करेंगे सोर्स ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनके सोर्स कौन कौन से हैं, आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके? कार्बोहाइड्रेट्स के। कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन से सोर्स है, कहाँ कहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल होता है। तो सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर कौन कौन से हैं? स्वीट पोटैटो, शकरकंद, पोटैटो, आलू, शुगर केन, पपाया, मेलन्स, मैंगो, व्हीट, राइस, बाजरा एंड मल्जे यानी मक्का। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई सभी कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत अच्छे सोर्स हैं। इन चीज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है और कार्बोहाइड्रेट्स क्या मिलती है? एनर्जी। किस लिए? काम करने के लिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ फैट, यानी फैट कहाँ से हमें मिलता है।
फैट के कौन कौन से सोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हमने बात की थी फर्स्ट चैप्टर में, अगर आपको ध्यान हो तो दो सोर्स हमारे पास होते हैं, एक आपका प्लांट सोर्स होता है, दूसरा आपका एनिमल सोर्स होता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि प्लांट सोर्स से हमें कहाँ से फैट मिलता है। तो सबसे पहले ग्राउंड नट यानी मूंगफली से, नट अखरोट से मिलता है, तिल से मिलता है, कोकोनट से मिलता है, या सोयाबीन का जो ऑयल होता है उससे मिलता है, मस्टर्ड ऑयल से मिलता है, और सनफ्लावर ऑयल यानी सूरजमुखी का जो तेल होता है वहां से भी फैट मिलता है। या फिर सिंपली आप कह सकते हैं जितने भी प्रकार के तेल हम यूज करते हैं खाने में, उन सभी तेल में क्या अवेलेबल होता है, फैट। तो ये हो गए आपके प्लांट सोर्स। अब अगर हम बात करें कि जो एनिमल सोर्स कौन कौन से होते हैं, तो एनिमल्स से आपको पता है कि आपको घी मिलता है, बटर मिलता है, क्रीम मिलता है, मिल्क मिलता है, मीट मिलता है। तो ये सभी किसके सोर्स हैं, फैट के। कौन से सोर्स हैं, एनिमल सोर्स। ठीक है, तो ये सोर्स हो गए आपके किसके, फैट के। आइए अब देखते हैं सोर्स ऑफ प्रोटीन के, यानी प्रोटीन कहाँ से मिलता है। तो इसके भी दो सोर्स मैंने आपको बताए थे, पहले ही बताए थे, एक आपका प्लांट सोर्स होता है और दूसरा आपका एनिमल सोर्स होता है। तो प्लांट सोर्स की बात करें तो जितने भी प्रकार की सब्जियां होती हैं नॉर्मल तौर पे, जैसे आपका पीज मटर हो गया, ग्राम चना हो गया, मूंग हो गया, तुअर दाल हो गई, बीन्स हो गई, या फिर जो सोयाबीन्स होता है, इन सभी में क्या अवेलेबल होता है, प्रोटीन्स बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होती हैं। अगर एनिमल सोर्स की बात करें तो इसमें आता है मीट आता है, फिश आता है, मिल्क आता है, पनीर आता है, एग आता है। तो इन सारी चीजों में क्या अवेलेबल होता है, प्रोटीन्स अवेलेबल होता है, जो कि एनिमल सोर्स से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसका, सोर्स ऑफ प्रोटीन का। आइए अब देखते हैं सोर्स ऑफ विटामिन, यानी विटामिन के कौन कौन से सोर्स है। तो मैंने बताया था कि विटामिन आपके कई प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के विटामिन के लिए अलग अलग सोर्स भी होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें विटामिन ए, तो विटामिन ए किसमें अवेलेबल होता है, सबसे ज्यादा मिल्क, फिश एंड ऑयल। तो जो फिश होती हैं, ऑयल होता है या मिल्क होता है, उसमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है, विटामिन ए। विटामिन बी की अगर हम बात करें तो मैंने बताया था ये कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है, लेकिन लीवर में सबसे ज्यादा मिलता है विटामिन बी। विटामिन सी में जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे खट्टे पदार्थ जो होते हैं, खट्टे फल जो होते हैं, जैसे आपका ऑरेंज हो गया, गुआवा हो गया, टोमेटो हो गया, लेमन हो गया, आंवला हो गया, ये सभी खट्टे फल होते हैं। तो इसमें क्या मिलता है, विटामिन सी। यानी विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है, सिट्रस फ्रूट। इसके अलावा विटामिन डी की अगर हम बात करें, विटामिन डी के कौन कौन से सोर्स है, तो उसमें आपका मिल्क आता है, बटर आता है, फिश आता है, और सनलाइट। सनलाइट सबसे अच्छा सोर्स होता है विटामिन डी का। यानी अगर आपके पास विटामिन डी की कमी है तो सुबह जब धूप ताजी ताजी निकलती है तो सीधे जाके धूप में बैठ जाइए 1 घंटे के लिए, विटामिन डी आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। तो ये हो गए आपके विटामिन के सोर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ मिनरल्स, यानी मिनरल्स के कौन कौन से सोर्स है। तो मिनरल्स में मैंने बताया था कि बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ मेन मिनरल्स जो हमारी बॉडी के लिए ज्यादा एसेंशियल होते हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्स ऑफ आयोडीन, यानी आयोडीन किसमें मिलता है, तो सी वीड्स यानी जो खरपतवार होते हैं समुद्र में उससे, या फिर सी वाटर यानी जो समुद्र का जल होता है, इन दोनों में आयोडीन बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है। दूसरे अगर हम बात करें फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस किन किन चीजों में मिलता है, तो फास्फोरस आपका मीट में मिलता है, पोल्ट्री मिलता है, फिश में मिलता है, सीरियल ग्रेन्स में, अनाज में मिलता है, या फिर जितने भी आपके ड्राइड बीन्स होते हैं उसमें मिलता है, एग अंडे में मिलता है, मिल्क मिलता है, और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सभी में क्या मिलता है, आपका फास्फोरस अवेलेबल होता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम सोर्स ऑफ आयरन की। तो आयरन किन किन चीजों में मिलता है, तो आयरन के लिए जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं, पालक वगैरह, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन अवेलेबल होता है। इसके अलावा अगर बात करें आयरन कहां पर मिलता है, तो लीवर बहुत अच्छा सोर्स होता है, सीरियल अनाज जितने होते हैं, या जितने भी आपके लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स यानी हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, मीट आपका हो गया, प्रोडक्ट्स आर द सोर्स ऑफ आयरन। यानी जितने भी मीट प्रोडक्ट होते हैं ये सभी किसके सोर्स होते हैं, आयरन के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं लास्ट में सोर्स ऑफ कैल्शियम, यानी कैल्शियम के सोर्स कौन कौन से होते हैं। हमारी बॉडी में जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है वो खास तौर पे जो हमारे टीथ हैं, जो हमारी बोन्स हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। तो कैल्शियम कहाँ कहाँ मिलता है, तो सिंपली अगर हम बात करें कैल्शियम कहाँ मिलेगा, तो मिल्क में, यानी दूध में बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम अवेलेबल होता है, या जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं लाइक पनीर हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, बटर हो गया, दही हो गया, इन सब में कैल्शियम अवेलेबल होता है। या फिर जितने भी पत्तेदार हरी सब्जियां होती हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें मिलता है। बोरीकली में होता है, बोरीकली क्या होता है, जो आपका पत्ता गोभी होता है जो ग्रीन कलर का आता है, पत्ता गोभी नहीं सॉरी फूल गोभी होता है जो ग्रीन कलर का होता है, या उसे हम बोलते हैं मॉडिफाइड, तो वो उसमें भी आपका क्या होता है, कैल्शियम अवेलेबल होता है। जितने भी सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फल होते हैं उनमें मिलता है, और साथ ही साथ लेगम में मिलता है, और गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, ये सभी क्या है, गुड सोर्स होते हैं किसके, कैल्शियम के। तो ये हो गए जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके मेन सोर्सेज, कहाँ से ये सारे मिलते हैं, इनके हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शन होते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल में कवर कर लिया है। तो यहाँ पर ये लेक्चर फिनिश होता है।
अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल यहाँ पर 2 चीज़ें और छूट रही हैं, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्स ऑफ डाइटरी फूड, यानी जितने भी डाइटरी फूड होते हैं उनके कौन कौन से सोर्स होते हैं, या फिर दूसरा आपका सोर्स ऑफ वाटर है, यानी वाटर के कौन कौन से सोर्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड को पूरा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके, डाइटरी फाइबर्स के। तो डाइटरी फाइबर्स की बात करते हैं तो होल ग्रेन्स, जितने भी ग्रेन्स होते हैं, जितने भी अनाज होते हैं, वो पल्सेज होते हैं, वो पोटैटोस यानी जो आपके आलू वगैरह होते हैं, वो फ्रेश फ्रूट ताजे फल जो होते हैं वो, या वेजिटेबल्स जो होते हैं, ये सभी मेन सोर्स होते हैं किसके, डाइटरी फाइबर्स के। अब वाटर की अगर हम बात करें तो वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर देन यू बॉडी नीड फ्रॉम लिक्विड्स वी ड्रिंक सच एज वाटर, जैसे हम पानी पीते हैं तो पानी वहाँ से मिल जाता है, दूध पीते हैं, मिल्क पीते हैं, वहाँ से पानी मिलता है, टी चाय पीते हैं, वहाँ से पानी मिलता है। एंड वी ऑल्सो ऐड वाटर टू मोस्ट कुक फूड, और खाना पकाने में भी हम पानी का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से कई माध्यमों से पानी हमारे शरीर को मिलता रहता है। तो ये आपके हो गए वाटर के सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेक्चर फिनिश होता है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, वहाँ पर जाके फर्स्ट लेक्चर देखिए। सेकंड लेक्चर यहाँ पर फिनिश होता है, और इसका जो थर्ड लेक्चर यानी फाइनल और लास्ट लेक्चर है वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक दिख रही होगी, वहाँ पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक